बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ड्रावनी कहानी का टॉपिक है खूनी मखलूक। मैं दीवार से चिपका बैठा था। पहली नज़र में मैं दीवार का ही हिस्सा मालूम होता था। जब तक कोई गौर ना करे तो मेरा वजूद नज़र ना आता। यह सलाहियत मुझ में कुदरती तौर पर मौजूद थी कि मैं आसानी से किसी को नज़र नहीं आता था, इसीलिए कि मैं अगर किसी जगह बैठ जाऊं तो पहली नज़र में मैं इस जगह का हिस्सा ही मालूम होता था। अगर ये सलाहियत मुझ में ना होती तो इंसान अब तक मेरा खात्मा कर चुका होता। इस इंसान ने तकरीबन मेरी कौम का खात्मा कर दिया है। बस मुझ जैसे कुछ ही अफराद बाकी बचे हैं। मेरी कौम के बड़े बूढ़े बताते हैं कि वो वक्त भी कितना खुशकन था जब इस दुनिया पर हमारा राज था। हर तरफ हम ही हम थे, मगर फिर कुदरत ने इंसान को पैदा किया और इसे अक्ल दानिश की कीमती दौलत से माला माल भी किया, और इंसान ने अपनी अक्ल दानिश को इस्तेमाल करते हुए हम जैसी खतरनाक मखलूक पर भी काबू पा लिया। फिर भी हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं हुआ, इंसानों का भी बहुत नुकसान हुआ, और हमारी वजह से करोड़ों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर कुदरत ने इंसान को अक्ल दानिश का जो इल्म दिया है, इससे फायदा उठाकर इंसान ने हमें हलाक करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार ईजाद किए जिसकी वजह से हमारी आबादी बहुत कम हो गई। अब इस मकान में मैं तन्हाई रहता हूँ। हालांकि कुछ अरसे पहले तक मेरे कई साथी मेरे साथ रिहाइश पजीर थे, मगर इस इंसान ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इंसान के खतरनाक हथियारों से बच गया। अब मैं तन्हाई में ही इस मकान में रहता हूँ, वो भी छुप छुपा कर, और सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलता हूँ। मैं खूनी मखलूक हूँ। इंसानी खून मेरी ग़िज़ा है। पहले तो मैं किसी जानवर वगैरह का खून पीकर भी जिंदा रह लिया करता था, मगर एक मर्तबा जब मैंने इंसानी खून पिया तो मुझे इतना मजा आया कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बस इस दिन के बाद मुझे किसी और जानदान का खून अच्छा ही नहीं लगता था, और तब से ही मैं इंसानों की ताक में रहने लगा। और जब कोई इंसान मुझे अकेला मिल जाता तो मैं इसे दबोच लेता और इसका खून पी लेता हूँ। मैं इस मकान में काफी अरसे से रह रहा हूँ। आजकल ये मकान खाली है। पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी। मैंने मौका पाकर इनके जवान लड़के को दबोच लिया और इसका खून पी लिया। वो लड़का चंद दिन बीमार रहकर मर गया। बस इस दिन से वो फैमिली ऐसी डरी कि फिर इस मकान को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। अब मैं कई दिन से भूखा हूँ। मेरे हाथ पैर सुस्त हो रहे हैं। मैंने इस मकान से बाहर निकलकर शिकार करने की कोशिश भी की, मगर बाहर तो मेरी अपनी जान के ही लाले पड़ गए। इस इंसान ने भी क्या क्या हथियार इजाद कर लिए हमें मारने के लिए। इस इंसान का बस नहीं चलता, वरना वो हमें सफाई हंसी से मिटा दे। एक शाम में भूख से बुलबुलाकर पड़ोस के मकान में घुस गया। मकान चारों तरफ में अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद था, मगर मैं छोटी से छोटी जगह से बआसानी गुजर सकता हूँ। मुझ में एक खास सलाहियत है, लिहाजा मैं एक तंग तारीख दस्ते से मकान में दाखिल हो गया। मकान में दाखिल होकर मैं हर कमरे को देखता जा रहा था। आखिरकार एक कमरे में एक मोटी सी औरत टीवी देखती हुई मुझे नजर आई। मैं दबे कदमों इसकी तरफ बढ़ा। इस मोटी औरत की गर्दन की नस साफ नजर आ रही थी और इस नस में दौड़ता हुआ लहू मुझे ललचा रहा था। मैं इस औरत की जानिब बढ़ा कि अचानक न जाने क्या हुआ कि इस औरत ने मुझे अपने पीछे देख लिया और इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही इस औरत ने एक जोरदार चीख मारी। इसकी चीख सुनकर एक तनोमंद आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जब इस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी तो इसके मुंह से मेरे लिए इंतहाई गलीज गाली निकली और इसने साइड टेबल पर रखा हथियार उठा लिया। वो खास हथियार जो इंसान ने हमें मारने के लिए बनाया है। हथियार देखकर तो मेरी रूह फना हो गई। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। खौफ और डर के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इस शख्स ने हथियार उठाकर इसका रुख मेरी तरफ किया और हथियार चला भी दिया, पर मेरी खुशकिस्मती कि इस शख्स का हाथ हिल गया और इसका निशाना खता हो गया और मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। मैं वापस अपने ठिकाने पे आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैं समझ गया कि इंसान कोई आसान शिकार नहीं है। अक्सर औकात इंसान शिकार होने के बजाय खुद बहुत खौफनाक शिकारी बन जाता है, जिसके वार से बचना बहुत मुश्किल है। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इस मोटे इंसान का निशाना खता हो गया, वरना मुझे इसके आगे का सोच कर ही झिरझिरी आ गई और मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब मैं इस मकान से बाहर शिकार के लिए कभी नहीं जाऊंगा। मैं सब्र के साथ अपने ठिकाने पर बैठा शिकार का इंतजार करने लगा। मैं कई दिन से भूखा था, लिहाजा मुझ पर गशी तारी होने लगी। इसी वक्त मुझे आवाजें आई। मैं चौकन्ना हो गया। आवाजों का मतलब है कुछ इंसान इस मकान में दाखिल हुए हैं, इसलिए मैं पूरी तरह चौकन्ना था। मैंने सोच लिया था कि आने वाले इंसानों में से किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाऊंगा। मैंने आने वाली आवाजों पर पूरा ध्यान लगा दिया। मुख्तलिफ कमरे के दरवाजे खुलने और फिर बंद होने की आवाजें आ रही थी। फिर इसी कमरे का दरवाजा खुला जहां मेरा ठिकाना था और 3 नफूस कमरे में दाखिल हुए। इनमें 2 आदमी थे और इनके साथ एक लड़की थी। यह कमरा इस मकान का सबसे बेहतरीन कमरा है, आने वाले आदमियों में से एक बोला। वाकई कमरा तो बहुत शानदार है, लड़की ने जवाब दिया। इधर खिड़की से आप दरिया का नजारा भी कर सकते हैं। एक आदमी ने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोली तो दूसरा आदमी और लड़की खिड़की से बाहर झांकने लगे। मैं दीवार पर बैठा था। मैंने अपने आप को इस तरह दीवार से चिपका लिया था
कि मैं किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि इस कमरे में तीन अफराद मौजूद हैं और 3 अफराद से शायद मैं मुकाबला ना कर पाऊं। इसलिए मैं खामोशी से दीवार में बैठा मौके का इंतजार कर रहा था। छत से दरिया का नजारा बहुत शानदार दिखता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला तो दूसरा आदमी लड़की की जानिब मुड़ा और लड़की से कहने लगा, चलो छत भी देख लेते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप देख लें, लड़की ने जवाब दिया और कमरे में मौजूद स्टूल को साफ करके इस पर बैठ गई। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं छत देख कर आता हूँ, इस आदमी ने जवाब दिया और दूसरे आदमी के साथ कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ लड़की मौजूद थी। वो आहिस्ता आवाज में कोई गाना गुनगुना रही थी। मैं लड़की को अकेला पाकर अपनी कमीन गाह से बाहर निकला और इंतहाई आहिस्तगी से लड़की की जानिब बढ़ा। लड़की का मुंह दूसरी जानिब था। मैं लड़की के पीछे से दबे कदमों इसकी जानिब बढ़ रहा था। मेरी मौजूदगी से बेखबर वो गाना गुनगुना रही थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं इंतहाई खामोशी और एहतियात के साथ इस लड़की के पीछे से इसके करीब पहुंच गया। मैं लड़की के इतने करीब पहुंच चुका था कि मुझे इसकी गर्दन साफ नजर आ रही थी और इसकी सफेदी माइल सुनहरी गर्दन में खून से भरी नस मुझे ललचा रही थी। इस नस में खून भरा हुआ था जो मेरी भूख को उबार रहा था। लड़की की गर्दन की नस पर नजर पड़ते ही मेरी भूख दो चंद हो गई और मैं एक जस लगाकर लड़की के बहुत करीब पहुंच गया। मेरा छलांग लगाने से एक हल्की सी आवाज पैदा हुई। चौके कमरे में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, लिहाजा लड़की ने इस आवाज को महसूस कर लिया। वो चौंकी, मगर इससे पहले कि वो होशियार होती, मेरा मुंह खोला और मेरे दांत बाहर निकले और मैंने इसकी गर्दन की नस पर अपने नुकीले दांत काट दिए। सन्नाटे में लड़की की सिसकारी गूंजी और इसने मुजाहिमत की कोशिश भी की, मगर अब वो पूरी तरह मेरे काबू में थी। लिहाजा मैंने इसका खून पीना शुरू कर दिया। वाह, कितना मजेदार है इसका खून। बहुत दिन बाद मजा आ गया। मुझे मेरी पसंदीदा ग़िज़ा मिल गई थी। मुझ पर नशा सा तारी हो रहा था। मैं जब भी किसी इंसान का खून पीता हूँ तो मुझ पर ऐसा ही नशा तारी हो जाता है। अगर इंसान जवान हो तो नशा तो आहिस्ता हो जाता है, और ये लड़की भी नौजवान थी, लिहाजा मेरा नशा बढ़ता ही चला गया और मैंने जी भरकर इसका खून पिया और फिर अपने ठिकाने पर वापस आ गया। मैंने अपने ठिकाने पर पहुंचकर अपने होठों पर जबान फेरी और लड़की के खून का मजा लिया। मेहनत तो लगती है, मगर इंसान के खून में मजा बहुत है, मैंने सोचा और तसव्वुर में लड़की के खून का मजा लेने लगा। उस लड़की के खून में ऐसी तासीर थी कि मैं कई दिन इसके सुरूर में रहा। फिर रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता रहा। लड़की का खून पिए मुझे काफी दिन गुजर गए थे। अब मुझे फिर से भूख सता रही थी और मेरी ग़िज़ा इंसानी खून था, लिहाजा रफ्ता रफ्ता मेरे हाथ पर सुस्त हो रहे थे। मुझे फौरी तौर पर ग़िज़ा की जरूरत थी। कई दिन गुजर चुके थे, मगर कोई भी इंसान इस मकान को देखने नहीं आया। मैं मुंतजिर था कि कोई इंसान इस मकान को देखने आए और मैं इसे अपना शिकार बनाऊं, मगर कई दिन गुजर गए, कोई भी इंसान इस मकान में नहीं आया। मकान से बाहर निकलकर शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इंसान ने मुझे मारने के लिए जगह जगह जाल बिछा रखा था, लिहाजा मैं सब्र और सुकून के साथ अपने ठिकाने पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई इंसान इस मकान में आए और मैं इसे दबोच कर इसका खून पी लूं। इसी वक्त मुझे मकान का मेन गेट खुलने की आवाज आई। शिकार आ रहा है, मेरे जहन ने मुझे होशियार किया। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। मैं मुंतजिर था कि शिकार मेरी रेंज में आए और मैं इसे दबोच लूं। मेरी जबान पर इंसान के खून का जायका आने लगा। मैं इंतहाई चौकस इंदाज में बैठा इंतजार करने लगा कि कोई इंसान इस कमरे में दाखिल हो और मैं इसे अपना शिकार बनाऊं। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ और इसके पीछे दूसरा लड़का भी कमरे में दाखिल हो गया। ये मेरे अच्छे शिकार बन सकते हैं, मैंने सोचा, मगर फिर मेरी नजर इनके हाथों पर पड़ी। इनके हाथों में मखसूस हथियार थे, वो मखसूस हथियार जो इंसान ने मुझे मारने के लिए बनाए थे। इन दोनों लड़कों ने कमरे में दाखिल होने के बाद कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने हथियारों का रुख दीवार की जानिब करके हथियार चला दिए। इस मखसूस हथियार से एक फुआर निकली और मेरी जानिब बढ़ी। मैंने छलांग लगाकर अपने आप को बचाया। अगर ये फुआर मुझ पर पड़ जाती तो मेरी मौत यकीनी थी। वो लड़के मुसलसल दीवार की तरफ रुख करके हथियार चला रहे थे और मैं मुसलसल इन हथियारों से निकलने वाली जहरीली फुआर से बच रहा था। मगर कब तक? आखिरकार एक लड़के के हथियार की जद में मैं आ ही गया और फुआर मेरे जिस्म पर पड़ी। फुआर पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम गरम सलाखें मेरे जिस्म में उतार दी हो। मेरे हलक से एक दिलरोज चीख निकली और मैं धप से कमरे के पक्के फर्श पर गिर पड़ा। मुझे गिरता देखकर एक लड़के ने अपना हथियार कमरे के फर्श पर रखा और मुझे टांगों से पकड़कर उठा लिया। मेरी टांगें ऊपर और सर जमीन की जानिब था। मुझे हर चीज उल्टी नजर आ रही थी। मुझे टांगों से पकड़कर इस लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, यह है वो खूनी मखलूक जो इस घर के मकीनों का खून पीती थी। दूसरे लड़के ने मुझे अपनी हथेली पर रखा और कहा, कितना मोटा मच्छर है, न जाने इसने कितने इंसानों का खून पिया होगा। इतना कहकर इस लड़के ने अपने दूसरे हाथ का अंगूठा मेरी जानिब बढ़ाया। मुझे यकीन हो गया
کہ اب میں اس لڑکے کے انگوٹھے اور ہتھیلی کے درمیان پس جاؤں گا. میری موت یقینی ہے. خوف اور ڈر سے میری آنکھیں بند ہونے لگی. یہ تھی آج کی خوفناک اور تھوڑی فنی کہانی. کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. کسی اور اسی طرح کی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان.